बटन ऑफ करने के बाद इसने वो नीले और सुर्ख रंग की पाइप भी दीवार से अलग की और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ खाने की दरवाजे की तरफ बढ़ गया। और फिर वो जल्दी खुफिया रास्ते से होता हुआ जाजी वाली कोठी में पहुंच गया। वहाँ जाजी इसके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। आइए बास, मैंने इनकी ज़हनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जाजी ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही एक फाइल ब्राउन की तरफ बढ़ा दी। हाँ आओ, ब्राउन ने फाइल लेते हुए कहा और फिर वो दोनों तेज कदम उठाते एक बड़े कमरे में दाखिल हो गए। या कुर्सी पर एक गैर मुल्की लड़की के साथ 7 आदमी मौजूद थे। वो सब ने बेहोशी जैसे आलम में थे। ब्राउन ने उन्हें पहले तो गौर से देखा रहा, क्योंकि इनमें भी वो शामिल थे जिन्हें इसने पहले मारकर और जाजी के हदूद से पकड़ा था। इन 2 अफसरों के साथ, लेकिन फिर वो मारकर और दूसरे साथी को खत्म करके निकल गए थे। वो तो ये एक्स2 की नंबर 2 जूलिया ब्राउन ने कुर्सी पर नींद बेहोशी की हालत में बैठी हुई लड़की को देखते हुए कहा और फिर इस फाइल खोल ली। फाइल में कंप्यूटर रिपोर्ट तैयार रिपोर्ट की तरह 8 कागज थे, लंबी व पतली पट्टियों की सूरत में। और फिर जाजी उसे हर पट्टी के साथ साथ कुर्सी पर मौजूद मुतल्लका आदमी की तरफ इशारा करके बता रहा था और ब्राउन गौर से पट्टी और इससे मुतल्लक आदमी को देखता और सर हिलाता रहा। ठीक है, ये ज़हनी तौर पर खास से सख्त लोग हैं, इसलिए इनकी ज़हनी को कंट्रोल करने के लिए 11-3 रेंज काम देगी। इन सबको ले चलो 11-30 रेंज में है, ब्राउन ने कहा और जाजी ने सर हिलाते हुए अपने साथियों को बुलाया और फिर उन्हें अहकाम देने लगा। बस एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये लड़कियां और ये 3 आदमी तो पहले भी गिरफ्तार हुए थे। इस वक्त आपने उन्हें 30 के जरिए कंट्रोल करके क्यों नहीं भेजा था? मारकर तो कह रहा था कि इनसे मालूमात हासिल करनी है, जाजी ने कुछ सोचते हुए कहा। दरअसल उस वक्त 2 बातें हमें मालूम नहीं थी और वो बुनियादी बातें थी जो अब मालूम हो गई थी। एक तो हमें पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का हेडक्वार्टर मालूम करना था और दूसरी बात ये कि ये लोग हालांकि सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स हैं, लेकिन ब्लैक बास की रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग भी बगैर किसी वजह के सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन अब मुझे सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर का इल्म हो चुका है और इसमें इन मेंबरों के दाखिले की वजह भी बन गई है। तुमने इन लोगों की रिपोर्ट देखी, इसमें सिर्फ दानिश मंजिल का लफ्ज़ है जिसे ये सीक्रेट सर्विस का हेडक्वार्टर कहते हैं और दानिश मंजिल कौन से इसका हमें किसी का तरह इल्म न हो सकता था। लेकिन अब मुझे मालूम है कि ये लोग जिसे दानिश मंजिल कहते हैं वो इमारत कौन सी है। मैंने इस इमारत को देख लिया है, ब्राउन ने उसे समझा। ओह ठीक है सर, मैं समझ गया, लेकिन अब इसके साथ आपको कैसे जाएंगे? बेहोश होकर या वैसे ही? जाजी ने कहा नहीं, मैं उन्हें यहाँ कंट्रोल करूँगा, सिर्फ टोकन के तौर पर तुम उनके साथ मेरे मेकअप में जाओगे। वैसे इस सफदर की रिपोर्ट बता रही है कि इसे दानिश मंजिल के तमाम राजों का इल्म है, इसलिए मैं इसे खसूसी तौर पर कंट्रोल करूँगा और फिर ये एक्स2 का खात्मा करके वहाँ से फाइल हासिल करके बाहर आएगा। इसके बाद मैं तुम्हें बाहर बुलाऊंगा और फिर इन सब लोगों को समेत इस हेडक्वार्टर को उड़ा दिया जाएगा। इस तरह हमारे मिशन भी मुकम्मल हो जाएगा और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का हेडक्वार्टर और इसके मेंबर भी अपने चीफ समेत खत्म हो जाएंगे। ब्राउन ने तेज लहजे में कहा और जाजी ने सर हिला दिया। जिले में एक मुसल्लह नौजवान इनके करीब आया। सर, ये लोग 30 रेंज में फिक्स कर दिए गए और मशीन काम करने के लिए तैयार कर दी गई है। नौजवान ने कहा ओके आओ जाजी, आप देखते कि सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर से फाइल कैसे बाहर नहीं आती। ब्राउन ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा और फिर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ब्लैक ज़ीरो जूलिया की तरफ से किसी कॉल का मुंतज़िर था कि अचानक ऑपरेशन रूम में 30 सीटी की आवाज़ गूंज उठी और ब्लैक ज़ीरो ये आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा, क्योंकि ये स्पेशल कॉल बेल की आवाज़ थी। ब्लैक ज़ीरो ने जल्दी से मेज़ के किनारे पर लगे हुए मुख्तलिफ बटनों को दबाना शुरू कर दिया और फिर सामने दीवार पर लगी हुई स्क्रीन रोशन हो गई। स्क्रीन पर पहले तो जमा के होते रहे, फिर दानिश मंजिल की बैरूनी मंजिल उभर आया। फाटक के बाहर सीक्रेट सर्विस के मेंबरान की 3 कारें मौजूद थे और 3 फाटक के करीब खामोश खड़ी थी, जैसे फाटक को मुंतज़िर हो। ब्लैक ज़ीरो ने 2 और बटन दबाए तो स्क्रीन पर जूलिया का चेहरा क्लोजअप में आ गया और फिर स्क्रीन पर ओके के लफ्ज़ टैप हुए तो इसने वो बटन ऑफ कर दिए। सुपर कंप्यूटर ने जूलिया को चुप कर लिया था और वो
ब्लैक जीरो ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर चंद मजीद बटन दबाए और इसके साथ ही स्क्रीन पर फाटक खुलता हुआ नजर आया। जूलिया वापस कार में बैठ गई और फिर तीनों कारें तेजी से चलती हुई इसी दानिश मंजिल के अंदर दाखिल हो गई। अपनी मखसूस जगह पर कारें रुके और सीक्रेट सर्विस के मेंबरान कारों में से बाहर आ गए। अब स्क्रीन पर दानिश मंजिल के हर बैरूनी मंजर की बजाय अंदरूनी मंजर नजर आ रहा था और ब्लैक जीरो खामोश बैठा उन्हें चीख कर रहा था। सफदर ने एक फिक्र के अंदर मौजूद एक बेहोश आदमी को बाहर निकाला और हार से कांधे पर ला दिया। ब्लैक जीरो ने मेज के किनारे पर मौजूद एक काले बटन दबा दिया। सफदर, उसे गिफ्ट रूम में डालकर तुम सब लोग वापस चले जाओ, ब्लैक जीरो ने तेज लहजे में कहा और इसके साथ ही इसने बटन ऑफ करने शुरू कर दिए। क्योंकि आप उन्हें स्क्रीन पर चेक करने की जरूरत नहीं थी, वो खुद ही हुक्म की तामील करते हुए वापस चले जाते और इनकी रवानगी के इतला भी उसे मिल जाती। इसके बाद इसका प्रोग्राम था कि वो गेस्ट रूम में जाकर इसे ब्राउन से सारी कुछ करके उसके मिशन की भी तकमील कर देगा। इसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के आसार नुमाया थे, क्योंकि इसके लफ्ज़ नजर से ये मिशन अब सही तरीके से लेकिन दूसरे लम्हे ऑपरेशन रूम का दरवाजा एक धमाके से खुला था। ब्लैक जीरो यकलख कुर्सी से उछल पड़ा। खबरदार, हाथ उठा दो वरना गोलियों से भून डालूंगा। सफदर की चीखती हुई आवाज सुनाई दी और ब्लैक जीरो हैरत की शिद्दत से किसी मुजस्सिमे की तरह अपनी जगह पर मुंजमद होकर रह गया। इसका ज़हन इसी हैरत अंगेज और नाक़िबिल यकीन सिचुएशन को किसी तरह कबूल न कर पा रहा था। कमरे में सीक्रेट सर्विस के अरकान फैल चुके थे, अलबत्ता वो ब्राउन इनके साथ न था और इन सब के हाथों में मशीन गनें थी और इन सब मशीन गनों का रुख ब्लैक जीरो की तरफ था। सीक्रेट सर्विस का चीफ X2 अपने ही मेंबरों की मशीन गनों का टारगेट बना हुआ था। मैं कह रहा हूँ, हाथ उठा दो, सफदर ने घर्राते हुए इंतहाई सख्त लहजे में दोबारा कहा और ब्लैक जीरो के ज़हन को एक जोरदार झटका लगा। सफदर का लहजा बता रहा था कि अगर ब्लैक जीरो ने इस बार हाथ उठाने में एक लम्हा की भी देर की तो मशीन गन चला देगा। चुनांचे ब्लैक जीरो के हाथ में कांग के अंदाज में सर से बुलंद होते गए। जूलिया, तुम इसका ख्याल रखना, मैं वो फाइल ले आओ, अगर ये जरा भी गलत हरकत करे तो उसे गोलियों से उड़ा देना। सफदर ने करीब कड़ी जूलिया से मुखातिब होकर कहा। ठीक है, जूलिया ने जवाब दिया और सफदर तेजी से इस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जहाँ से स्पेशल लाइब्रेरी की तरफ रास्ता जाता था, जहाँ अहम तरीन फाइलें रखी हुई थी। ये क्या हरकत है, ब्लैक जीरो ने सफदर से इंतहाई करख्त लहजे में कहा, लेकिन जूलिया तो केस के किसी साथी ने कोई जवाब न दिया और ने इनके चेहरे पर मौजूद तासीरात बदले। वो सब रिपोर्ट की तरह सिर्फ ब्लैक जीरो को देख रहे थे और इनकी उंगलियां मशीन गनों की तरह ट्रिगरों पर जमी हुई थी और ब्लैक जीरो को पहली बार महसूस करके एक जोरदार ज़हनी झटका लगा कि इन सब की आंखों में शऊर वाली चमक मकसूद थी। ओह, तो ये ज़हनी तौर पर कंट्रोल्ड है, ब्लैक जीरो ने दिल में सोचा और अब पहली बार इसके ज़हन हरकत के इस शदीद झटके से संभल कर सोचने के काबिल हुआ और किसी हद तक सूरत हाल इसके समझ में आने लगी। इसने बेख्तियार होंठ बेंच ली। सीना में दरवाजे में एक अजनबी आदमी दाखिल हुआ और ये ब्राउन था, रेड पेंटर्स का चीफ। लेकिन उसे गौर से देखते ब्लैक जीरो ने चौंक पड़ा, क्योंकि वो इस आदमी पर ब्राउन का मेकअप किया गया था, लेकिन वो किसी तरह भी ब्राउन न लगता था। इसका कद कामत और चेहरे की साख्त ब्राउन से मुख्तलिफ थी, क्योंकि इन सब की पोजीशन बता रहे थे कि इसकी जरा सी हरकत करते हुए ये मशीन गनों को ट्रिगर दबा देंगे। इसलिए वो खामोश और बेहिस्सा हरकत बैठा रहा। थोड़ी देर बाद खसूसी दरवाजे से सफदर वापस नमदार हुआ तो इसके हाथ में क्रॉस 1 फाइल मौजूद थी। ये लो मिस्टर ब्राउन, ये फाइल ले लो और अच्छी तरह चेक कर लो कि ये वही फाइल है। सफदर ने निकाय के अंदाज में फाइल उस अजनबी आदमी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इसका लहजा भी ऐसा था जैसे कोई खुदकार मशीन बोल रही हो। इस अजनबी आदमी ने फाइल सफदर के हाथ से ली और फिर उसे गौर से देखा और इसके बाद इसने उसे खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, ये असल फाइल है और मुकम्मल है। इस आदमी ने अब ऊंची आवाज में कवर काबिल और फाइल समेत तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सफदर इसी तरह खामोश खड़ा था, अलबत्ता इसने बगल से लिपटी हुई मशीन गन अब न उतारी थी। क्या मैं हाथ नीचे कर लूं, ब्लैक जीरो ने फंटे होंठों का, लेकिन इस बार किसने इस बात का जवाब नहीं दिया और वो इसी तरह बेहिस्सा हरकत कर रहा। ब्लैक जीरो ने आहिस्ता से अपनी टांग को जरा सा आगे बढ़ा दिया और फिर मेज के नीचे लगी हुई लकड़ी की पट्टी पर पैर रखकर इसने इसके दाएं जोड़ पर अपने बूट के नीचे का दबाव डाला तो सर की तेज आवाज के साथ ही इन सब के हाथों से मशीन गनें निकल कर ऊपर चपट के साथ छत के साथ चिमट गई, लेकिन फिर भी वो इस तरह बेहिस्सा हरकत रह गए, जबकि सफदर एक जोरदार झटके से नीचे गिरा था।
क्योंकि इसकी बगल में मौजूद मशीन गन यकलख्त एक जोरदार झटके के लिए ऊपर को उठी थी और इस झटके के नतीजे में सफदर टेढ़ा हुआ और फिर लड़खड़ा कर नीचे गिरा था। ब्लैक ज़ीरो ने इसी लम्हे जल्दी से हाथ नीचे किए और ऊपर की तेजी से बैक कई बटन दबा दिए और पूरा कमरा तेज सायरनों की आवाज़ के साथ गूंज उठा और इसके साथ ही छत पर से सुक्याले रंग की ये भूजाल निकले और सारे कमरों में एक लम्हे के लिए फैल कर फिर गायब हो गई। सायरन अलबत्ता बच रहे थे। ब्लैक ज़ीरो ने गैस की पुजाल होते ही सांस रोक लिया था, लेकिन सामने खड़े हुए मेंबर्स बारिश कतरों की तरह नीचे गिर रहे थे। इस लम्हे सामने दीवार पर वही स्क्रीन रोशन हो गई और इसके साथ ही ब्लैक ज़ीरो ने देखा कि बालक के करीब ही वो ब्राउन के मेकअप में मौजूद आदमी फर्श पर गिरा बेहिस वारकत पड़ा हुआ था। फाइल इसके हाथ में थी। ब्लैक ज़ीरो ने बटन ऑफ किया और फिर कुर्सी से उठकर वो दौड़ता हुआ कमरे से निकला और फिर फाटक की तरफ बढ़ता गया। वो इसी तरह दौड़ रहा था जैसे इसके पैरों में पंखे लग गए हो। चंद लम्हों बाद वो फाटक के पास पड़े हुए आदमी तक पहुंच गया। ब्लैक ज़ीरो ने झुककर इसके हाथ से फाइल झपट लिया और आदमी मर चुका था। फाटक में दौड़ने वाले इंतहाई ताकतवर करंट एक ही झटके में जानदार से बेजान में तब्दील कर दिया था। तो दोस्तों आज के लिए यही काफ़ी है। मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले किस्त के साथ। तब तक अपने आप का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया वस्सलाम।